दोस्तों, मैं पिछले कई दिनों से ये बात आपसे कह रही हूँ कि क्या कोई वाकई में है जो इस सरकार के पीछे पड़ गया है। कोई सरकार के अंदर सरकार का सहयोगी कह लीजिए या मोदी जी का खास कह लीजिए या मोदी जी की टीम का कोई हिस्सा जो मोदी जी की सरकार के पीछे पड़ गया है, जो हर हाल में मोदी जी की सरकार को बदनाम करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। क्योंकि आज अखबार में एक इश्तिहार छापा गया जिसने सियासी बवाल तो मचा ही दिया है। आने वाले वक्त में मोदी सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, आज के दौर की राजनीति पूरी तरह से बदल गई है। जिस संविधान के मुद्दे का लोग मजाक उड़ाया करते थे, उस संविधान के मुद्दे पर मतलब मोदी जी को बहुमत से दूर होना पड़ गया। दोस्तों, हाथ में संविधान की किताब लिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जैसे लोगों ने मोदी जी को बैसाखियों पर ला दिया। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार द्वारा आज एक इश्तिहार अखबार में छापा गया जिसके बाद बवाल मचना तय है। वो सवाल जो इस सरकार से लगातार पूछा जा रहा है कि ये सरकार क्या आरक्षण विरोधी है, अब और पूछा जाएगा। दोस्तों, ये वो इश्तिहार है। इस इश्तिहार के जरिए केंद्र सरकार ने अलग अलग मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव के 45 पदों में सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन दिया है। अब इस विज्ञापन के जरिए कई प्राइवेट कंपनियों में भी जो लोग काम कर रहे हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी इसमें काम कर सकते हैं। आप इसे लेटरल रिक्रूटमेंट कह सकते हैं। लेटरल मतलब आप प्राइवेट सेक्टर से भी लोगों को बुला रहे हैं, कोई भी आकर इसके लिए अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, सुनने में ये बात बड़ी अच्छी लग रही है कि और क्या, ये तो एक नया तरीका है सिस्टम को और पारदर्शी बनाने का, नौकरशाही में सुधार का। क्योंकि नौकरशाही में जब बाहर से लोग आएंगे जो कि आईपीएस या आईएएस नहीं हैं, उनके पास दूसरा एक्सपीरियंस होगा। कहने को तो ये भी कहा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर में जिन लोगों को काम करने का अनुभव है, जब वो इस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, सरकार के मंत्रालयों का हिस्सा बनेंगे, तो और प्रोफेशनल तरीके से काम होगा। जो हीला वाली होती है वो नहीं होगी, एक कंपटीशन पैदा होगा, प्रतिस्पर्धा पैदा होगी, है ना। सुनने में यही लगता है ना, लेकिन इसके पीछे कई शक, कई सवाल हैं जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठा दिए हैं। बवाल मच गया इस एक विज्ञापन पर, क्योंकि इस एक विज्ञापन की वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाए हैं मोदी सरकार पर कि ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। संविधान को तार तार करती भाजपा ने किया आरक्षण पर डबल वार। पहला, आज मोदी सरकार ने केंद्र में ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स और डेप्यूटी सेक्रेटरी के कम से कम 45 पद लेटरल एंट्री द्वारा भरने का विज्ञापन निकाला है। क्या इसमें एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण है? सोची समझी साजिश के तहत भाजपा जानबूझकर नौकरियों में ऐसे भर्ती कर रही है ताकि आरक्षण से एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों को दूर रखा जा सके। दूसरा, यूपी में 69,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण घोटाले का हाईकोर्ट के फैसले से पर्दाफाश हो चुका है। श्री राहुल गांधी ने मार्च 2024 में दलित और पिछड़े वर्ग में आरक्षण घोटाले में प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर वंचित अभ्यर्थियों की आवाज उठाई थी। योगी सरकार ने अभ्यर्थियों से नाइंसाफी करते हुए ये पद भरे थे जिसमें दलित और पिछड़े वर्ग का आरक्षण का संवैधानिक हक उनसे छीना गया। अब हमें पता चला है कि भाजपा की सहयोगी दल की केंद्रीय मंत्रियों ने नौकरियों में आरक्षण पर हो रही धांधली पर सरकार का ध्यान क्यों आकृष्ट कराया था। भारत के संविधान में निहित आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के प्रावधानों को पूर्णतः लागू करना आवश्यक है। कांग्रेस पार्टी इसीलिए सामाजिक न्याय के लिए जातिगत जनगणना की मांग कर रही है। मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि जब इस तरह के मंत्रालयों में भर्तियां होती हैं तो उसके कुछ मापदंड होते हैं। मापदंडों के साथ साथ दोस्तों आरक्षण का एक कोटा होता है जिसके तहत आपको हर हाल में उस कोटे के तहत ही भर्तियां करनी होती है। लेकिन जब आप अखबार में इश्तिहार देखकर किसी को भी बुला रहे हैं, फिर कोई भी अप्लाई कर सकता है, तो फिर जो खास कोटे वाली सीटें हैं क्या ये उन पर भी लागू होता है? ये सवाल उठाए मल्लिकार्जुन खड़गे में। या ये जो जनरल कोटे की सीटें हैं ये उन पर लागू होता है? क्योंकि दोनों ही मामलों में सरकार पर सवाल उठाएंगे। और दोस्तों, ये एक ऐसी तोहमत है जिसको मोदी जी उठाने में अभी फिलहाल उसके सामर्थ्य नहीं है। ऑलरेडी मोदी सरकार आरक्षण विरोधी होने के बहुत से आरोप झेल रही है। अनुप्रिया पटेल जो कि केंद्र में मोदी जी की कैबिनेट की मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में उनके साथ गठबंधन है। एनडीए की जब बैठक हुई थी मोदी जी को पीएम बनाने के लिए, तो बाकायदा अनुप्रिया पटेल को मंच में बिठाया गया था। अनुप्रिया पटेल ने अभी कुछ दिन पहले एक चिट्ठी लिखी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में तब उबाल आ गया था जब अनुप्रिया पटेल ने बाकायदा चिट्ठी लिखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर आरोप लगाए थे
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी सरकार में जो नियुक्तियां कर रहे हैं उसमें आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है। दोस्तों, इस खबर में साफ तौर पर लिखा है, अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे पत्र में आरक्षित पदों को अनारक्षित घोषित किए जाने की व्यवस्था पर रोक लगाने की मांग की थी और ये कहा था कि इंटरव्यू के आधार पर होने वाली भर्तियों में पिछड़ों और SC/ST वर्ग की भर्ती नहीं करने का आरोप योगी सरकार पर लगाया था। अनुप्रिया पटेल ने प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा करती थी जब इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए थे। और केवल अनुप्रिया पटेल नहीं दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले बाकायदा अनुप्रिया पटेल एक कार्यक्रम में शामिल होकर ये कह चुकी थी कि जातिगत जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए। मतलब जातिगत जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जो इस सरकार के गले की फांस है। बीजेपी के समझ नहीं आता कि वो जातिगत जनगणना की बात जब राहुल गांधी करते हैं क्या जवाब दें, क्योंकि बिहार में बीजेपी उसका समर्थन करती है, केंद्र में मोदी जी कहते हैं 2 ही जातियां हैं, अमीर और गरीब की। जातिगत जनगणना की बात जब आएगी बीजेपी के हिंदुत्व की पूरी बुनियाद धराशायी हो जाएगी। और अनुप्रिया पटेल जो कि मोदी जी की कैबिनेट में सहयोगी हैं, गठबंधन का हिस्सा हैं, वो न केवल अपनी सरकार पर बिल्कुल ऐसे ही आरोप लगा चुके हैं कि आप जो इंटरव्यूज के जरिए जो भर्तियां कर रहे हैं उसमें पिछड़ों और कोटे वाले पदों को गलत तरीके से भरा जा रहा है। और एग्जैक्टली वही आरोप मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस इश्तेहार के माध्यम से सरकार पर लगा दिए हैं। और ये कहानी केवल अनुप्रिया पटेल तक नहीं रुकी है, अजित पवार ने भी, जी हाँ, अजित पवार जो NDA का हिस्सा है महाराष्ट्र में, जिन्होंने अपने चाचा की पार्टी तोड़ दी, NCP, अलग उनकी पार्टी उनसे छीन ली। चाचा को इस उम्र में अलग पार्टी बनानी पड़ी, नया सिंबल खड़ा करना पड़ा, फिर चुनाव में जाना पड़ा। हालांकि चुनाव में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए अपने चाचा के मुकाबले अजित पवार, लेकिन अभी कुछ दिन पहले अजित पवार ने एक इंटरव्यू में बाकायदा ये बात कही है कि जातिगत जनगणना तो होनी चाहिए। अब बताइए, सरकार के सहयोगी जातिगत जनगणना के समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, चाहे वो अजित पवार हो, और सरकार पर उनके सहयोगी आरोप लगा रहे हैं कि वो आरक्षण के खिलाफ काम कर रहे हैं। और उसके बाद आग में घी डालने का काम क्या करता है, ये विज्ञापन करता है, जिसको पेश किया जा रहा है कि नौकरशाही में बड़ा सुधार देखिए हमने कर दिया। लेकिन नौकरशाही में सुधार करने के आरोप के अलावा इस सरकार पर विपक्षी आरोप लगा रहा है कि ये तो देखिए EWS, OBC और पिछड़ों का जो आरक्षण है ये तो डकार जाएंगे, ये तो अपने हिसाब से भर्ती करेंगे। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि अब जब 2 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और कितना भी बच जाए, कितना भी लेट हो जाए, लेकिन महाराष्ट्र का चुनाव तो हो ही जाएगा ना इस साल भी। और दोस्तों, महाराष्ट्र में जो दलितों की, पिछड़ों की राजनीति है ना, वहां तो अलग ही लेवल की अवेयरनेस है। मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार में भले ही इस तरह की राजनीति होती है संविधान को लेकर, बाबा साहब को लेकर, लेकिन वहां महाराष्ट्र में दलितों के बीच जो अवेयरनेस है वो बहुत ज्यादा है। शुरुआत से ही है, क्योंकि वहां इस तरह के मूवमेंट्स चले, शुरुआत से, आज़ादी से पहले इस तरह के आंदोलन वहां चले, तो वहां पिछड़ों के बीच, दलितों के बीच अलग तरह की अवेयरनेस है। उस चुनाव से पहले इस तरह के आरोप अगर इस सरकार पर लगेंगे तो ये सरकार कैसे झेल पाएगी इतने हमले। दोस्तों, इसीलिए शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि आखिर इस सरकार में वो कौन है जो मोदी जी का दुश्मन बना बैठा है, जो हर वो काम कर रहा है जो मोदी जी के खिलाफ जा रहा है। एक वक्त में जो मोदी जी अपने आप को OBC प्रधानमंत्री बताते थे, आज उनकी सरकार पर न केवल तोहमतें लगाई जा रही हैं कि वो पिछड़ा विरोधी है, बल्कि आरक्षण विरोधी है। और यकीन मानिए, अभी तो सिर्फ एक चुनाव निपटा है, अगर ये आरोप और प्रोमिनेंट हुआ और मजबूत हुआ तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा राजनीति करना, क्योंकि देश की राजनीति अब बदल चुकी है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति से आगे निकल चुकी है देश की राजनीति। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन। दोस्तों, ये 2 ऑप्शंस हैं, इसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो मेरे चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।